Hey guys, what's up? This is Subhadeep Chatterjee and I welcome you all to Guide IAS। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 35 तक देख चुके थे। तो हम उसमें आपको बोले थे कि यूपीएससी हर साल आपको फंडामेंटल टाइप से क्वेश्चन पूछता है। डीपीएसपी से भी हर साल आपको यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। इस साल तो बहुत सारा क्वेश्चन आया था 2020 में। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि गारंटी इस पोर्शन से आपका प्रीलिम्स 2021 में भी क्वेश्चन आने वाला है। राइट। तो हम लोग ये देखते हैं ये क्या होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखिए पहले तो हम लोग को समझना चाहिए ये और फंडामेंटल राइट्स क्या होता है। जब हमारे देश को आजादी मिला था इन 1947, तब जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली था उन्हें लगा था कि कुछ राइट्स था जो कि फंडामेंटल इन नेचर था, वो हमें सिटीजन्स को एज सुन एज पॉसिबल देना चाहिए। वो किसका तहत आ गया था? पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स। एंड ड्यू टू इकोनॉमिक कंडीशन, तब हमारे इकोनॉमिक कंडीशन उतना अच्छा नहीं था, तो कुछ राइट्स तब गारंटी नहीं हुआ था। लेकिन क्या बोला गया था कि वाया लॉस एंड लेजिस्लेशन वो फ्यूचर में गारंटी होगा। तो वो किसके तहत आता है? पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ड्यू टू इकोनॉमिक कंडीशंस इसको गारंटी नहीं कर पाए थे डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को, इसलिए उनको पार्ट 4 में रखे थे, जो कि आर्टिकल 36 से 51 है। बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी आपसे पूछता है कि विद रेस्पेक्ट टू पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं, हम लोग ये आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए थे। और आयरलैंड कहां से बोरो किया? ये स्पेन से बोरो किया। मतलब डीपीएसपी इज एन ओरिजिनल कंसेप्ट ऑफ द स्पेन कॉन्स्टिट्यूशन। आयरलैंड उससे बोरो किया और हम लोग आयरलैंड से बोरो किए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या बोला था? इन्होंने एड्रेस किया था डीपीएसपी एज द नोबल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ सकता है। विच विच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कॉल्ड एज नोबल फीचर? तो आपको पता होना चाहिए कि दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग कुछ फीचर्स देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट हम लोग देखते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये क्या करता है? स्टेट को कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है कि आपको इस हिसाब से काम करना चाहिए। इस रिलेटेड भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट फीचर क्या है? नॉन जस्टिसिएबल। इसका मतलब क्या होता है? अगर आपको कोई प्रोविजन नहीं मिलता है ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, तो आप कोर्ट में नहीं कोर्ट में आप नहीं जा सकते। आप कोर्ट में जाकर ये नहीं बोल सकते डीपीएस में ये लिखा था लेकिन मुझे ये नहीं मिल रहा। यू कैनॉट डू दैट, क्योंकि ये नॉन जस्टिसेबल नेचर होता है। ये भी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा है। तो फीचर्स से बहुत सारा क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है फ्रॉम फीचर्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, तो ये आपको अच्छा से याद होना चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ। देखिए, मान लीजिए कि कोई लॉ कोर्ट में क्या हो गया, फॉर जुडिशियल रिव्यू गया। अब उन जजेस को समझ में नहीं आ रहा है इसको क्या डिक्लेयर किया जाए, नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए कि नहीं। तब वो लोग किसका हेल्प लेगा? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का। वो लोग देखेगा अगर लॉ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को फॉलो कर रहा है, तब वो उनको नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं करेगा। अगर वो लोग कोई फिक्स में आ गया कि उनको पता नहीं चले क्या करना है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का हेल्प लेगा। और अगर देखा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है वो लॉ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए लॉ बनाया गया है, तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं करा जाएगा। राइट। तो ये इसके लिए भी हेल्प करता है फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ। ये आपको समझ में आ गया? तो तीन हम लोग देख चुके हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, नॉन जस्टिसिएबल, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ। और डीपीएस पे आपको क्या बताता है? इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल प्रोग्राम ऑफ अ डेमोक्रेटिक स्टेट। एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट के लिए क्या क्या पॉलिटिकल प्रोग्राम होना चाहिए, क्या इकोनॉमिक प्रोग्राम होना चाहिए, समाज में क्या प्रोग्राम होना चाहिए फॉर अ डेमोक्रेटिक स्टेट, ये आपको कौन बताता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट। वेलफेयर स्टेट 2015 में भी पूछा था यूपीएससी ने क्वेश्चन, और रिपीट करके 2020 में भी इस रिलेटेड पूछा है। वेलफेयर स्टेट किस में एम्बॉडी होता है? किस में एम्बॉडी होता है? अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वेलफेयर स्टेट। और डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स के साथ मिलकर क्या हो जाता, फॉर्म करता है फिलोसॉफी एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डीपीएसपी विद फंडामेंटल राइट्स मिलाकर क्या फॉर्म करता है? फिलोसॉफी एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आपको 6 पॉइंट्स पूरा क्लियर हो गया है। राइट। फिर हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे? यूटिलिटी ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। इसमें हम लोग कुछ कुछ देख चुके हैं, जैसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। क्या होता है? कुछ जनरल रिकमेंडेशन देता है इंडियन यूनियन को, अथॉरिटीज को, और रिमाइंड करता है अबाउट द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक एंड सोशल ऑर्डर, जो कॉन्स्टिट्यूशन एम करता है बिल्ड करने में। तो ये आपको समझ में आ गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। बस आप की पॉइंट्स याद रखें, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। और हम लोग क्या देखेंगे? जुडिशियल रिव्यू में बीकॉन ऑफ लाइट टू द कोर्ट्स एक्ट करता है, ये भी हम लोग देख चुके हैं। राइट। ये हम लोग देख चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ देखने में एग्जामिन मतलब हेल्प करता है कि कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड है कि नहीं। और एक डोमिनेटिंग बैकग्राउंड फॉर्म करते हैं टू ऑल स्टेट एक्शंस। स्टेट कोई भी एक्शंस लेता है तो दे ऑलवेज लुक ऑन टू द बैकग्राउंड, क्या रहता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की।
में इस हिसाब से काम करूंगा, राइट। फिर क्या करते हैं, प्रियम्बल को एम्पलीफाई करते हैं। हम लोग प्रियम्बल लेक्चर से अच्छी तरीके से देख चुके थे कि हमारे इंडिया का ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्जेक्टिव, लेकिन उधर बताया नहीं गया था कि हम लोग को अचीव कैसे कर, मतलब क्या क्या अचीव करना है। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में बताया गया है कि अगर हम लोग को ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को फुलफिल करना है तो उसके लिए क्या क्या चाहिए। तो ये क्या करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, प्रियम्बल को एम्पलीफाई करता है। प्रियम्बल तो बस ये बता दिया कि ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव कैसे फुलफिल होगा वो कौन बताता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। और ये क्या करता है, फैसिलिटेट स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी इन डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसीज। आर्टिकल जो 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, डीपीएसपी, वो क्या करता है, इंटरनेशनल रिलेशन का बारे में बात करते हैं। वो हम लोग जीएस2 में, आईआर में भी देखेंगे, आर्टिकल 51, राइट। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इससे भी आपको क्वेश्चन आता है, राइट। फिर क्या दिया हुआ है, ये फंडामेंटल राइट्स और सिटीजन के साथ सप्लीमेंट्री है। मतलब फंडामेंटल राइट्स तो हमको मिलता ही है, विद दैट डीपीएसपी भी दिया गया है जो गवर्नमेंट धीरे धीरे इंप्लीमेंट करता है। हम लोग देखेंगे कि आगे जाकर देखेंगे कि कौन कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इंप्लीमेंट किया गया है अब तक। और ये एक बहुत ही क्रूशियल टेस्ट है फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट। देखिए सरकार 5 साल तक काम करता है, अगर डिसॉल्व नहीं हुआ तो अगर वो लोग अच्छा से काम नहीं करेगा, देन जनता उनको इलेक्ट नहीं करेगा। तो जनता को पता कैसे चलेगा कि अच्छा से काम किया कि नहीं। अगर वो लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अच्छा से फॉलो कर रहा है, उसका मतलब क्या, गवर्नमेंट अच्छा काम किया है। और अगर नहीं कर रहा है, उसका मतलब क्या, अच्छा काम नहीं किया। तो ये क्रूशियल टेस्ट बन जाता है फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट। और आपको क्या ध्यान रखना है, इट सर्व्स एज अ कॉमन पॉलिटिकल मैनिफेस्टो। इलेक्शन होने से पहले सब पॉलिटिकल पार्टी अपने मैनिफेस्टो निकालता है, जिसमें वो लोग क्या बोलते हैं, हम रोजगार देंगे, ये देंगे, वो देंगे, राइट। दे हैव देयर मैनिफेस्टो। तो सबका एक जेनेरिक होता है, मतलब उनका बैकग्राउंड क्या होता है, एक बैकग्राउंड होता है जो डीपीएसपी होता है, राइट। जितना भी प्रिंसिपल डीपीएसपी में है, एक कॉमन उससे उठाकर एक पॉलिटिकल मैनिफेस्टो बिल्ड होता है। तो इससे आपको यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व्स एज अ कॉमन पॉलिटिकल मैनिफेस्टो। फंडामेंटल राइट्स दे देगा, प्रियम्बल दे देगा, डीपीएसपी दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है ये सब, राइट। ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो ये यूटिलिटी आपको ध्यान रखना है, ये यूटिलिटी सारा। ये आप लोग नोट्स बना सकते हैं, सिर्फ कीवर्ड्स लिखे, राइट। नोट्स में बस कीवर्ड लिखे, क्रूशियल टेस्ट फॉर परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट, ऐसा करके कीवर्ड्स करके लिखे। तो आई होप सो ये आपको समझ में आ गया यूटिलिटी क्या होता है। देखिए कुछ भी पढ़ने से पहले वी हैव टू नो उसका यूटिलिटी क्या है, वो किस काम के आने वाला है। तो ये हम लोग पहले देख चुके हैं। अब हम लोग देखिए फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में डिफरेंस क्या है। ये नेगेटिव भी हो सकता है या पॉजिटिव भी, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव मतलब क्या, वो हमेशा स्टेट को एम्पावर करेगा। लेकिन फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, स्टेट का अगेंस्ट भी कुछ कुछ होता है। तो वो स्टेट से पावर ले रहा है, मतलब वो नेगेटिव इन कैरेक्टर हो गया। तो अब आप अब से याद रखो कि कुछ भी अगर स्टेट को एम्पावर करेगा वो पॉजिटिव इन कैरेक्टर होता है, और अगर कुछ स्टेट को एम्पावर नहीं करेगा दैट इज नेगेटिव इन कैरेक्टर। और हम लोग को पता है फंडामेंटल राइट्स लीगली जस्टिफिएबल होता है, इससे यूपीएससी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। अगर आपको कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, यू कैन डायरेक्टली इशू अ रिट पिटिशन आप लोग कर सकते हो। और देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या होता है, नॉन जस्टिफिएबल, मतलब इधर आप लोग कोर्ट में नहीं जा सकते कि ये तो लिखा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में अंडर पार्ट 4, लेकिन मुझे नहीं मिला, यू कैन नॉट डू दैट, ये सिंपल है। अब देखते हैं ये फंडामेंटल राइट्स क्या बोलता है, एस्टेब्लिश करता है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या एस्टेब्लिश करता है, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो दोनों मिलाकर क्या हो गया, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो दोनों मिलाकर क्या करता है, सोल एंड फिलोसॉफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो फॉर्म, सोल एंड फिलोसॉफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, राइट। फंडामेंटल राइट्स प्लस डीपीएसपी। फंडामेंटल राइट्स क्या करता है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ये हम लोग देख चुके हैं। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या करता है, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ये आपको ध्यान रखना है। फंडामेंटल राइट्स में क्या होता है, लीगल सैंक्शन होता है, मतलब कोई अगर आपको राइट नहीं मिला, यू कैन गो टू द कोर्ट। हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे हैं ये चीज, क्योंकि बार बार यूपीएससी क्वेश्चन देता है इससे। और ये क्या होता है, मोरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शन। ये तो लीगली नहीं होता, लेकिन एक मोरल सैंक्शन बन जाता है कि गवर्नमेंट को ये फॉलो करना चाहिए। और हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर गवर्नमेंट ठीक से डीपीएससी फॉलो नहीं कर रहा है, तो जनता उसको नेक्स्ट टाइम इलेक्ट नहीं करेगी, इसलिए एक पॉलिटिकल सैंक्शन भी बन जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल को वेलफेयर को प्रमोट करता है फंडामेंटल राइट्स। और डीपीएसपी क्या करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, क्या करता है, प्रोमोट वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। फंडामेंटल राइट्स के लिए कोई लेजिस्लेशन नहीं लगता है, क्योंकि वो ऑलरेडी जस्टिशिएबल है। लेकिन इसके लिए लेजिस्लेशन लगेगा, लॉ लॉ मेक होगा, उसके बाद ही ये इंप्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। नहीं तो आप ये नॉन जस्टिशिएबल है, आप कोर्ट में नहीं जा सकते रिगार्डिंग दिस। और अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे, तो वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है, क्योंकि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देखे थे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि फंडामेंटल राइट्स फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें क्या होता है, कोई अगर लॉ
बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है वो ऑटोमेटिकली नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अगर कोई वायलेट करता है देन ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं होता डीपीएसपी। तो लॉ कैन नॉट बी डिक्लेयर नल एंड वॉइड अगर डीपीएसपी वायलेट हो। अब हम लोग कुछ इतना जो डिफरेंसेस है तब कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी होगा, राइट। कब कब कॉन्फ्लिक्ट हुआ देखते हैं हम लोग बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। एक आपका चंपाकम डोराइड इंजन केस में हुआ था 1951। इसमें क्या बोला गया था, अगर दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कौन प्रिवेल करेगा, फंडामेंटल राइट्स। देखिए आपको केस से रिलेटेड बस यही आउटकम्स याद रखना है। ये केस किससे रिलेटेड था, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में था, राइट। ये आपको ध्यान रखना है। अब गोलकनाथ केस में हम लोग देखते हैं इसमें क्या बोला गया था कि पार्लियामेंट आपका कोई फंडामेंटल राइट जो सैक्रोसैंक्ट इन नेचर है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको पार्लियामेंट आपको नहीं ले सकता, राइट। अगर कोई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट भी कर रहा है लेकिन फंडामेंटल राइट्स को वो लोग अमेंड नहीं कर सकता है। अगर कोई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए कोई फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करना पड़े तब वो नहीं कर सकता है। तो ये दोनों में हम लोग बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट देख रहे हैं जिसमें किसको प्रायोरिटी मिलता है, फंडामेंटल राइट्स को। अब ये थोड़ा बैलेंस एडजस्टमेंट आया था इसमें मिनेर्वा मिल्स केस में 1980 में। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोला था, एक बैलेंस होना चाहिए बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। आपको ये सब याद रखना है, राइट। आउटकम क्या था केस का। तो ये दोनों में हम लोग बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट देखे थे और इसमें क्या देखे थे, थोड़ा बैलेंस स्टेटमेंट। तो आई होप सो ये वाला आपका क्लियर हो चुका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो ऐसा कुछ क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन बेस्ड ऑन द कंटेंट, मतलब उसमें लिखा क्या है आर्टिकल्स में, एंड बेस्ड अपॉन द डायरेक्शन वो किस और डायरेक्ट करता है, हम लोग तीन क्लासिफिकेशन दे सकते हैं। एक आपका सोशलिस्ट प्रिंसिपल हो गया, एक आपका गांधीयन, एक आपका लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। सोशलिस्ट मतलब कि हमेशा इक्वालिटी का बात करेगा, लाइक इक्वल वेजेस, राइट, मिनिमाइजिंग द इनइक्वालिटी, ये सब के ऊपर बात करेगा। और गांधीयन प्रिंसिपल्स क्या बात करेगा, देखिए देखिए गांधी जी का बहुत सारा क्रिटिक्स है, राइट। बहुत सारा एक्शंस आर क्वेश्चनेबल ऑफ गांधी जी, बट वन कंट्रीब्यूशन ऑफ गांधी जी वी कैन नॉट इग्नोर। वो क्या था, देखिए गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से आया था उसके बाद उन्होंने जो मास मूवमेंट किया था वो पहले नहीं देखे थे हम लोग। जो फ्रीडम स्ट्रगल में पहले क्या हुआ था, ओनली द एलाइट क्लासेस, जो लिबरल इंटेलेक्चुअल क्लासेस था, इंटेलेक्चुअल क्लासेस क्या करता था, ओनली दे यूज टू कम इन द फ्रंट, उतना मास मूवमेंट नहीं था। लेकिन गांधी जी क्या किया था, जो भी विलेजेस से है, मतलब ग्रास रूट लेवल में डेमोक्रेसी लाने का कोशिश किया था। तो जो भी पंचायत सिस्टम है, राइट, सेल्फ रूल पंचायत, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये सब किस में आ जाएगा, गांधीयन प्रिंसिपल्स में। जब भी आपका एससी एसटी का बात करेगा, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ये सारा प्रिंसिपल क्या बन जाता है, गांधीयन प्रिंसिपल्स में। देखिए गांधी जी आने से पहले इतना ये नहीं था कि बैकवर्ड क्लासेस को भी इंक्लूड करो इन अ फ्रीडम स्ट्रगल। तो गांधी जी वाज प्लेड अ ह्यूज रोल इन द मास मूवमेंट ड्यूरिंग अ फ्रीडम स्ट्रगल, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सब आपको कंसेप्ट से क्लैरिटी होगा, मतलब आप हिस्ट्री और इसको इंटरलिंक करके चलिए, राइट, तब आपको क्लैरिटी हो जाएगा। तो गांधीयन प्रिंसिपल क्या था, आर्टिकल 40, ये हम लोग आगे जाकर देखेंगे क्या है। आर्टिकल 43, 43B, 46, 47, 48, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स में देखते हैं, इसमें क्या होता है, जो आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया या फिर इंटरनेशनल कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, ये सब आता है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स में। फिर सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, जो आर्टिकल 50 में आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, हम लोग आगे जाकर देखेंगे। तो इसमें देखते हैं क्या क्या आता है, 44, 45, 48, 48A, 49, 50 और 51, राइट। ये आपको समझ में आ गया, ये सारा आपको रट लेना है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स क्या क्या हुआ था, देखिए फर्स्ट हम लोग देखिएगा 42nd अमेंडमेंट 1976। इसमें आर्टिकल 39 को इंक्लूड किया गया था, जिसमें बोला गया था कि अपॉर्चुनिटी सिक्योर करना चाहिए फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। चिल्ड्रन को हेल्दी डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी सिक्योर करना चाहिए। लेकिन अभी भी हम लोग देखते हैं कि कितना सारा चिल्ड्रन मेल न्यूट्रिशन से जूझ रहा है अभी भी, राइट। तो दिस हैज नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड येट। और क्या है, टू प्रोमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड, इसमें हम लोग देखे थे नालसा इंक्लूड हुआ था। तो जैसे अगर कोई बहुत बहुत क्या बोल सकते हैं हम, हीनियस अगर कोई क्राइम भी करे फिर भी उसको फुल राइट होता है कि जाकर तुम लीगल एड ले सकते हो, यू कैन फाइट द केस इन द कोर्ट, राइट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर डेमोक्रेटिक नेशन। और क्या था, 43A इंक्लूड हुआ था, जिसमें क्या बोला था, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। इसमें हम लोग कार्ल मार्क्स को बहुत ही ये फेमस, उनका पूरा आइडियोलॉजी किस बेसिस में था कि जो वर्कर्स था उनको कोई राइट्स नहीं था, राइट। वो बस काम करते रहता था लेकिन मैनेजमेंट में उसका कोई राइट्स नहीं था। तो दैट थिंग इज इंक्लूडेड इन द डीपीएसपी, राइट। वर्कर्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। बट अगर आप
लाइक अगर आप एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहे हो, राइट, फिर आपको कोई अथॉरिटी नहीं है बोलने का कि ऐसा ये काम करना चलेगा, आप बोल सकते हो लेकिन आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। तो आप कोर्ट में जाकर ये नहीं बता सकते कि आर्टिकल 43A में तो लिखा गया था, क्योंकि ये इन्फोर्सेबल नहीं है। ये सिर्फ कुछ प्रिंसिपल्स है। ये किसमें कैसे इंक्लूड हुआ था? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, कि वर्कर्स को भी मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और 48A क्या बोलता है? टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड सेफगार्ड ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इस रिलेटेड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी आया हुआ है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। हम लोग अभी देख रहे हैं कोरोना जो अभी कोविड चल रहा है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग जो नेचर को दिए, राइट, जो हम लोग नेचर को दिया, कितना डंप कर देते हैं ओशन में, और इतना पोल्यूशन, इतना कुछ नेचर को दिए, इतना एनिमल्स के साथ इतना जुल्म किए, तो वी आर ऑल गेटिंग दैट बैक। दिस इज अ ह्यूज मैटर ऑफ कंसर्न कि हम लोग को नेचर को फॉलो ओबे करके चलना चाहिए। यू कैन नॉट ओवरकम नेचर, आप नेचर से ज्यादा पावरफुल नहीं हो, वन शुड रियलाइज दिस। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका। ये आप इसमें भी लिख सकते हो आपका GS3 पेपर में, इन्वायरमेंट सेक्शन में, ऑन बेस्ड ऑन आर्टिकल 48A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। ये आप लिख सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है फॉर द इन्वायरमेंट। अब हम लोग देखते हैं 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। ये क्या बोला था? कि स्टेट को इनइक्वालिटी मिनिमाइज करना है, किसमें? इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज में। तो मिनिमाइजिंग इनइक्वालिटी अंडर आर्टिकल 38 किसके तहत ऐड हुआ था? 44th अमेंडमेंट एक्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कौन सा अमेंडमेंट एक्ट से हुआ था। फिर हम लोग देखिए कि 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देखे थे कि आर्टिकल 21A क्या बोलता है। आर्टिकल 21A वाया 86 अमेंडमेंट क्या बोलता है? कि 6 से 14 साल का हर बच्चा को क्या मिलना चाहिए? एलिमेंट्री एजुकेशन मिलना चाहिए। वो पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आता था, राइट। 6 to 14 ईयर्स को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आता था, लेकिन आर्टिकल 45 में आता था, लेकिन वो अमेंडमेंट का थ्रू आर्टिकल 21A बनाया गया है। अभी अगर कोई 6 से 14 साल का बच्चा को एजुकेशन नहीं मिल रहा है, देन यू कैन गो टू द कोर्ट। आप कोर्ट में जाकर बोल सकते हो इसको एजुकेशन नहीं मिल रहा है, फिर स्टेट को बोल सकते हो, देन स्टेट हैज टू गिव एजुकेशन टू दैट चिल्ड्रन, प्रॉपर एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन। और अभी आर्टिकल 45 में क्या आ गया? 6 साल से कम का बच्चा को एजुकेशन में ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर आप देख रहे हो कि कोई बच्चा का 3 साल उम्र है, बट ही इज नॉट गेटिंग एलिमेंट्री एजुकेशन, तब आप कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि 6 साल से कम किसके तहत आता है? अंडर DPSP, राइट। पहले वो 6 से 14 था, लेकिन बिलो 6 हो गया बाया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 क्या बोलता है। ये एक नया डायरेक्टिव ऐड करता है टू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो आपको देखकर ही समझ में आ जाएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब क्या, गांधीयन प्रिंसिपल्स का बात कर रहा है। तो ये क्या करता है? इट रिक्वायर्स द स्टेट टू प्रोमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, मतलब खुद से कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाने का ये रिक्वायर करता है स्टेट को। और ताकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज का ऑटोनोमस फंक्शनिंग हो, मतलब वो ऑटोनोमस इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सके, और एक डेमोक्रेटिक कंट्रोल होना चाहिए, और प्रोफेशनली मैनेजमेंट होना चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज का। तो आपको ध्यान रखना है कोऑपरेटिव सोसाइटीज किसके तहत इंक्लूड हुआ था? 97 अमेंडमेंट एक्ट 2011। इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, राइट। तो ये 4 अमेंडमेंट आप लोग ध्यान रखो। 42 से 4 आर्टिकल इंक्लूड किया गया था, बाकी आप लोग ध्यान रखो, राइट। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, एक एक करके आर्टिकल देखते हैं। देखिए आर्टिकल 36 क्या बोलता है? ये बोलता है स्टेट का क्या होगा डेफिनेशन, जो हम लोग पार्ट 3 में डिफाइन कर चुके थे। पार्ट 3 में क्या डिफाइन कर चुके थे स्टेट का डेफिनेशन? अंडर फंडामेंटल राइट्स, स्टेट क्या होता है? लेजिस्लेटिव प्लस एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। लेजिस्लेटिव मतलब कि लॉ मेकिंग, और एग्जीक्यूटिव मतलब लॉ इंप्लीमेंटिंग। प्लस क्या होता है? लोकल गवर्नमेंट और पब्लिक अथॉरिटीज, और कोई भी प्राइवेट बॉडी जो कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट एक्ट कर रहा है। जैसे अभी कोविड का टाइम चल रहा है, तो अभी बस गवर्नमेंट नहीं काम कर रहा है, बहुत सारे प्राइवेट बॉडीज भी सामने आ रहा है। दे आर ऑल्सो हेल्पिंग ऑन देयर ओन वे, राइट। जितना उनका कैपेबिलिटी है वो लोग हेल्प कर रहा है, तो दे आर ऑल्सो एक्टिंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट। तो उनके लिए भी ये DPSP है। दे कैन ऑल्सो फॉलो द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। तो आर्टिकल 36 डेफिनेशन ऑफ स्टेट बोलता है। आर्टिकल 37 क्या बोलता है? एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स। ये क्या बोलते हैं? जो हम लोग देख चुका ऑलरेडी, ये एनफोर्सेबल नहीं है इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। तो आप लोग को जरूर क्वेश्चन करना चाहिए, अगर ये एनफोर्सेबल नहीं है तो ये क्यों दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में? इसका आंसर भी आपको आर्टिकल 37 में मिल जाएगा। क्या बोला गया है कि ये क्या ऐड करता है? फंडामेंटल ऐड करते हैं इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। एक कंट्री को कैसे गवर्न करना चाहिए, ये किस में लिखा गया है? इन DPSP। और ये ड्यूटी बन जाता है, एक स्टेट का ड्यूटी होता है कि वो उस तरीके से अप्लाई करे ये लॉस को, राइट। तो आपको ये क्लियर हो गया कि एनफोर्सेबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन में है क्यों। अब देखते हैं हम लोग ये क्या करता है। आर्टिकल 38 देखिए क्या करता है? सोशल ऑर्डर फॉर प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो वेलफेयर ऑफ द पीपल कर रहा है, राइट। तो किसमें आ जाएगा? सोशलिस्ट प्रिंसिपल। तो देखते हैं क्या करता है वेलफेयर। आपको बस जो हाईलाइट किया ना, ये याद रखो आप लोग,
और जो बोल्ड में लिखे हैं, बस कीवर्ड्स याद रखो। और आप लोग ये चीज ऐसे में भी यूज कर सकते हो और आपका आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हो, राइट। ये क्या बोला गया, देखिए, स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर वेलफेयर ऑफ द पीपल को प्रमोट करना चाहिए, ठीक है, और प्रोटेक्ट करना चाहिए एसेंशियली इफेक्टिवली एज इट मे अ सोशल ऑर्डर, जैसे जस्टिस, किस तरीके से कैसे जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, ठीक है, शैल इन्फॉर्म ऑल द इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल लाइफ। ये आपको ध्यान रखना है, बस आप कीवर्ड ध्यान रखो, वेलफेयर ऑफ पीपल। इसमें मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज इन इनकम, ये कैसे करता है, जो लोग अमीर होते हैं उनके लिए क्या टैक्स स्लैब ज्यादा रहता है, उनको उससे क्या होता है, ज्यादा टैक्स लेता है, और जो गरीब होता है उनसे कम टैक्स लेता है। तो ऐसे करके स्टेट कोशिश करता है इनइक्वालिटी को मिनिमाइज करने का। लेकिन अभी भी हम लोग भारत में देख सकते हैं कि कितना बहुत ज्यादा इनइक्वालिटीज है, राइट। वी हैव टू वर्क अ लॉट इन दिस रेस्पेक्ट टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज। तो आर्टिकल 38 हम लोग को पता चल गया, ये हम लोग देखे थे, ठीक है, मिनिमाइज ऑफ इनइक्वालिटी अमेंडमेंट थ्रू एक्ट ऐड किया गया था। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, देखिए आर्टिकल 37 38 याद रखो, 36 याद रखो, ये सारा को याद रखना है, राइट, नो शॉर्टकट्स। लाइक आपको कीवर्ड्स याद रखना है, ऐसा नहीं है कि लाइन टू लाइन याद रखना है, बस कीवर्ड्स। इसमें देखते हैं क्या बोला है आर्टिकल 39 में, स्टेट को कुछ पॉलिसी फॉलो करना चाहिए। ये देखो सोशलिस्ट प्रिंसिपल में आता है, क्योंकि ये किसके बारे में बात करता है, लाइवलीहुड, सिटीजन मैन एंड वुमेन इक्वली हैव द राइट टू एन एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड, वेरी इंपॉर्टेंट। और जो बी पार्ट है 39 का, वो किसके बारे में बात करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज। अगर किसी एक के पास सब मटेरियल आ जाता है, तो देन द मार्केट विल बी अ मोनोपोली। अब वो लोग जितना प्राइस बढ़ाएगा, यू कैनॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, आपको प्रोडक्ट खरीदना ही पड़ेगा। तो स्टेट क्या ध्यान रखना चाहिए, स्टेट को कि प्रॉपरली वेल डिस्ट्रीब्यूट हो सब में, फॉर द कॉमन गुड, ये आपको ध्यान रखना है। सेम चीज आपको सी में भी लिखा हुआ है, फॉर कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ध्यान रखना है स्टेट को कि किसी के पास वेल्थ ज्यादा कंसेंट्रेट ना हो, राइट। डी क्या बोलता है, देर इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। आप पे, ये सब कीवर्ड्स याद रखो, राइट। ये इसमें क्या बोला जाता है कि इक्वल पे होना चाहिए अगर मेन एंड वुमेन सेम काम कर रहा हो। तो इसमें सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हम लोग को बॉलीवुड इंडस्ट्री में दिख जाएगा, कि जो भी फीमेल एक्ट्रेस होता है, फीमेल एक्टर्स गेट पेड मच लेस देन द मेल एक्टर्स, देन द मेल काउंटरपार्ट्स, राइट। सेम वर्क के लिए, सेम रोल्स के लिए उनको बहुत कम सैलरी मिलता है। लेकिन दे कैनॉट गो टू द कोर्ट, क्योंकि ये क्या एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, वो लोग कोर्ट नहीं जा सकता कि मेल एक्टर को ज्यादा सैलरी मिल रही है, लेकिन दैट इज अ डिस्क्रिमिनेशन, राइट। ये एक मॉडल है, राइट, दैट शुडंट बी डन। ये आपको ध्यान रखना है, ये सब आप कोट कर सकते हो कि आर्टिकल्स 39 अंडर डी ये हम लोग को बताता है दैट देयर शुड बी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। अब इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स के बारे में बात कर रहा है, एंड द टेंडेड एज ऑफ चिल्ड्रन नॉट फोर्स्ड बाय इकोनॉमिक नेसेसिटी, मतलब इकोनॉमिक कोई कारण के लिए अमिस्ट द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ, मतलब अगर उसका हेल्थ एंड स्ट्रेंथ परमिट नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी उनको इकोनॉमिकली, मतलब वो लोग वीक है फाइनेंशियली, नॉट, दे आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग, फिर भी उनको काम करना पड़ रहा है, उनका हेल्थ और स्ट्रेंथ परमिट नहीं कर रहा है, फिर भी उनको इकोनॉमिक नेसेसिटी के लिए काम करना पड़ रहा है। दिस शुडंट बी द केस, राइट। अगर कोई किसी का हेल्थ और स्ट्रेंथ अच्छा नहीं हो, तो गवर्नमेंट शुड कम ओवर देयर एंड हेल्प दैट फैमिली, दिस थिंग शुड बी देयर। लेकिन ये अभी भी कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं है। और क्या, चिल्ड्रन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए इन ए हेल्दी मैनर, सबको। देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो लोग गरीब का बच्चा होता है, तो बचपन से उनको अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता, और जो लोग अमीर होता है, दे ऑलरेडी हैव अ गुड एक्सपोजर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप लोग सोशियोलॉजी में पढ़ सकते हैं, पियर बोर्डो का एक ये फीचर था, उसमें क्या था, कल्चर ऑफ एक्सीलेंस। मतलब जैसा अगर आप देखते हो एक रिक्शा वाला का बेटा, राइट, मतलब आई एम नॉट टेलिंग दिस टू अंडरमाइन एनी प्रोफेशन, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि दैट द प्रोफेशन ऑफ रिक्शा वाला इज नॉट गुड, लाइक ईच एंड एवरी पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी, ईच एंड एवरी प्रोफेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी। लेकिन एक जो रिक्शा वाला का जितना सैलरी उनको मिलता है, जितना भी सैलरी मतलब फिक्स नहीं है, जो भी उनको मिलता है, तो उनका बच्चा को उतना अच्छा एजुकेशन नहीं दे पाता है। तो आप लोग न्यूज में देखोगे कि एक रिक्शा वाला का बच्चा आईएएस बन गया है, लेकिन आप लोग लाइक 10 साल में एक ही बार, एक दो बार वो सब चीज देख लोगे, राइट। ऐसा कितना रिक्शा वाला है जिनका बेटा को अच्छे से मतलब जिसका बच्चा को अच्छे से खाना भी नहीं मिल रहा है, दे हैव टू वर्क वेरी हार्ड। तो उनको अभी अभी जो इंडिया का सिचुएशन है, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड, अभी हम लोग का यूथ बहुत ज्यादा है देश में, 25 ईयर्स का कम में बहुत ज्यादा है। तो दिस थिंग वी शुड यूटिलाइज प्रॉपरली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, कि चिल्ड्रन को सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, जो हमारे कंट्री में नहीं होता, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते, क्योंकि ये डीपीएसपी का तहत आता है, जो कि इन्फोर्सेबल नहीं है, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये सारा आप लोग ऐसे में आपको जानना चाहिए दिस ऑल थिंग्स, एंड ऑल्सो फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव यू कैन एड इट इन योर आंसर्स।
कोटिंग द आर्टिकल्स, राइट। ये आप मतलब ये पूरे एग्जैक्ट आपको कोड नहीं करना है, बस आप आर्टिकल कोड करो और बोल सकते हो कि एज पर दिस आर्टिकल द चिल्ड्रन शुड बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज, राइट। ये सब आप कर सकते हो। ये हम लोग देख चुके हैं कि स्टेट को क्या क्या फॉलो करना चाहिए। अब हम लोग देखिए कि इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड, सबको इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड मिलना चाहिए, राइट। ये हम लोग देखते हैं, इसके लिए नालसा एक्ट आया है, राइट, नालसा। तो इसमें अगर कोई इंडिविजुअल अगर बहुत ही हीनियस क्राइम किया है, ठीक है, फिर भी उसको पूरा प्रोविजन होता है, हमारे संविधान पूरा प्रोविजन उसको देता है कि आप फिर भी अपना केस फाइट कर सकते हो, आप लोग फिर भी लॉयर लेकर केस फाइट कर सकते हो, राइट। तो ये आर्टिकल 39A में आता है, ये इम्प्लीमेंट हुआ है, राइट, ये कंट्री में है। लेकिन फिर भी अभी जुडिशियरी का जो सिस्टम है, लाइक वेरी लेस जजेस आर देयर, तो बहुत सारा पेंडिंग केसेस है, तो दैट इज आल्सो ह्यूज प्रॉब्लम। अब हम लोग देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ऑटोमेटिकली किसके अंदर आएगा, गांधीयन प्रिंसिपल, क्योंकि गांधी जी क्या बोलता था, डेमोक्रेसी और ग्रास रूट लेवल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्या बोला है, स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, हम लोग देखे पेसा एक्ट हुआ है इस रिगार्डिंग, राइट, एंड एंडो देम विथ सच पावर्स एंड अथॉरिटी, ये हम लोग बोल सकते हैं कि इंप्लीमेंट हुआ है, राइट, बहुत हद तक ये इंप्लीमेंट हुआ है। अब हम लोग क्या देखेंगे, आर्टिकल 41, ये क्या बात करता है, राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, किस किस केसेस में पब्लिक असिस्टेंस देना चाहिए। एक तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट में जो नहीं मिलता है, जो लोग बेरोजगार होते हैं उनको उनको प्रोविजन मिला रहता है, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं है, लाइक इम्प्लीमेंटेशन इज नॉट दैट गुड। फिर ओल्ड एज में स्टेट पेंशन देता है, लेकिन बेटर थिंग्स शुड बी देयर फॉर दिस फॉर ओल्ड पीपल। और सिकनेस के लिए भी हम लोग देखते हैं कि स्टेट से उतना प्रोविजन नहीं, लाइक आपको लीव मिलता है फ्रॉम ऑफिस, लेकिन जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर है दैट शुड बी अंडर गवर्नमेंट एक्चुअली, तब उससे ग्रेटर वेलफेयर ऑफ द पीपल हो सकता है। और अगर कोई डिसेबलमेंट हुआ तो उनको पब्लिक असिस्टेंस मिलना चाहिए, पब्लिक असिस्टेंस मतलब कि सरकार उसको असिस्टेंस देगा। तो ये कौन बताता है, आर्टिकल 41, राइट टू वर्क, एक किसी को काम करने का राइट हो, एजुकेशन का राइट हो और पब्लिक असिस्टेंस, ये आता है आर्टिकल 41 में। और प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीव, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 42, ये बहुत हद तक लागू हो चुका है, राइट। क्योंकि अगर इफ अ वुमन इज प्रेग्नेंट और उनका बेबी हो, राइट, तो शी गेट्स पेड लीव, पूरा पे मिलता है उनको फॉर 182 डेज। तो इस रिलेटेड अभी बहुत कंपनीज में ये डिस्क्रिमिनेशन भी करता है, दे डू नॉट हायर मच ऑफ फीमेल एम्प्लॉय, क्योंकि उनको पता है कि बाद में ये लाइबिलिटी बनने वाला है, व्हेन जब भी गेस्टेशन पीरियड में दैट वुमेन माइट बिकम अ लाइबिलिटी ऑन देम। लेकिन सरकार क्या बोलता है कि यू शुड ट्रीट एवरीबडी इक्वल। तो इसमें क्या करना चाहिए, राइट, इसमें क्या करना चाहिए, कंपनी को 50% देना चाहिए और गवर्नमेंट को 50% एज पर मी। क्योंकि देखिए मेटर्निटी जो इसमें है, जो मेटर्निटी लीव मिलता है उसमें क्या होता है, पूरा कंपनी के ऊपर लायबिलिटी हो जाता है कि उनको अपने एम्प्लॉय को पेमेंट करना ही पड़ता है। तो इसमें सरकार को भी थोड़ा देना चाहिए, राइट, 50-50 देना चाहिए, तब जाकर कलेक्टिव वेलबींग ऑफ द पीपल होगा। क्योंकि जिस बिजनेस में काम कर रहा है तो उस बिजनेस में अगर पे करना पड़ रहा है विदाउट एनी वर्क, सो दैट इज अ प्रॉब्लम ऑन द बिजनेस एज वेल। हर कोई बिजनेस को सस्टेन करने के लिए फाइनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो इसमें गवर्नमेंट को भी इंटरवीन करना चाहिए। तो हम लोग मटर्निटी लीव, ये आप ध्यान रखो, मटर्निटी लीव किसके तहत आता है, आर्टिकल 42 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम लोग देखिएगा लिविंग वेज एक्सेट्रा फॉर वर्कर्स, एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए वर्कर्स के लिए, जो भी आपका एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल या दूसरा कोई इसमें है। तो अब लिविंग वेज क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। लिविंग वेज मतलब क्या होता है, मिनिमम वेज क्या होता है, जो आपको फूड शेल्टर और क्लोथिंग बोलते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान, तो उनके लिए जो भी आपका पगार चाहिए दैट इज मिनिमम वेज। और उसके साथ अगर आप एजुकेशन हेल्थ इंश्योरेंस को जोड़ दो तो वो क्या हो जाएगा, लिविंग वेज। तो क्या बोलता है हमारे संविधान का आर्टिकल 43 कि स्टेट को सबको लिविंग वेज देना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबको डिग्निटी के साथ रहना ही है सोसाइटी में। लेकिन ये अभी भी हम लोग देखते नहीं होता है, बहुत जन को एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता। आप एजुकेशन हेल्थ ये सब तो छोड़ ही दीजिए, राइट। क्योंकि हेल्थ में भी हम लोग देखते हैं कि बहुत किसी को अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता, जो लोग अमीर होता है दे आर गेटिंग बेटर एंड बेटर ट्रीटमेंट, दिस इज नॉट गुड इन अ सोसाइटी। और क्या हम लोग क्या देखेंगे, देखिए फेयर वेज क्या होता है, लिविंग वेज और मिनिमम वेज का बीच में होता है, राइट। मिनिमम वेज लिविंग वेज आपको समझ में आ गया, और फेयर वेज भी आपको समझ में आ गया। तो आपको ध्यान रखना है लिविंग वेज के बारे में कौन बात करता है, आर्टिकल 43। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको रिगार्डिंग वर्कर्स या कुछ पूछा है, यू कैन कोट दिस आर्टिकल देयर। अब क्या बोलता है देखिए, इसमें क्या बोलता है 43A, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। इसमें देखिए वर्कर्स क्या करता है, काम करता है, लेकिन इंडस्ट्री कैसे मैनेज होना चाहिए
दे डोंट हैव अ प्रॉपर से इन दैट। मान लो एक वर्कर एक कार का एक स्पेयर पार्ट बना रहा है, राइट, एक टायर बना रहा है, लेकिन उनका फाइनल प्रोडक्ट में कोई कंट्रोल नहीं रहता है। दैट थिंग शुडंट बी देयर। इस आइडियोलॉजी में पूरा कार्ल मार्क्स का प्रिंसिपल्स था, राइट। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इस आइडियोलॉजी में था कि एक वर्कर इतना मेहनत करता है, 10 घंटा काम करता है, तब तो 16-18 घंटा काम करता था जब कार्ल मार्क्स का टाइम था, तो 10 आवर्स काम करता है, लेकिन फिर भी दे डोंट हैव द ओनरशिप, राइट, उसको मैनेजमेंट नहीं मिलता ऑफ इंडस्ट्रीज। तो ये आर्टिकल 43A के तहत आता है, राइट। ये मतलब क्या अमेंडमेंट हुआ था इसका, ये हम लोग देख चुके। तो आप क्या ध्यान रखना है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, इतना आपको ध्यान रखना है, ऐसे ही क्वेश्चन देने वाला है यूपीएससी में, राइट। आप लोग की पॉइंट्स याद रखो 43A। नेक्स्ट हम लोग देखिए प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज का बात कर रहे हैं, मतलब किसमें आएगा, गांधीयन प्रिंसिपल्स में। इसमें क्या बोला है, वॉलंटरी फॉर्मेशन, ये हम लोग देख चुके, ऑटोनोमस फंक्शनिंग और डेमोक्रेटिक कंट्रोल, प्रोफेशनल मैनेजमेंट और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं आर्टिकल 44 में सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन। इसमें क्या बोला जाता है कि इररेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, कोई भी रिलीजन से हो, राइट, लेकिन जो मैरिज है, डाइवोर्स है, अडॉप्शन है, ये सब का लॉस हर सिटीजन के लिए सेम होना चाहिए। लेकिन हम लोग को पता है कि इंडिया में ये चीज अभी लागू नहीं हुआ है। देर इज यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नॉट प्रेजेंट इन इंडिया राइट। मतलब आप लोग इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग देखते हैं एडॉप्शन का जो होता है, फिर मैरिज, डाइवोर्स, ये सब अलग रिलीजन का अलग अलग प्रथा होता है, लेकिन स्लोली वी आर गोइंग टू अचीव दिस, राइट। अब ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड, वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 44 के तहत आता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6, ये हम लोग देख चुके हैं। पहले क्या था, पहले 6 to 14 ईयर्स था, लेकिन 2002 का जो अमेंडमेंट हुआ था, 86 अमेंडमेंट, उससे क्या हुआ था, 6 से 14 किस में चला गया, आर्टिकल 21 है फंडामेंटल राइट्स, और 6 से बिलो ईयर्स किस में आया, डीपीएसपी में। तो अगर कोई 3 साल का उम्र का बच्चा को अगर नहीं मिल रहा है एलिमेंट्री एजुकेशन, यू कैनॉट गो टू द कोर्ट रिगार्डिंग दिस, राइट। ये आपको समझ में आ गया। आर्टिकल 45 इसके बारे में बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये क्या बोलते हैं, प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससीज, एसटीज एंड अदर वीकर सेक्शंस। ये ऑब्वियसली गांधीयन प्रिंसिपल्स में भी आ जाएगा। और देखिए एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट बोला है, राइट। तो क्या बोला है, अंडर आर्टिकल 46, तो एससी एसटी बोला है, मतलब वीकर सेक्शन बोलेगा, तो दिस विल कम अंडर द गांधीयन प्रिंसिपल्स। तो इसमें भी हम लोग देखे हैं कि रिजर्वेशन दिया हुआ है, राइट। तो दिस इज आल्सो दिस हैज बीन इंप्लीमेंटेड इन अ नेशन। लेकिन अभी SC ST based upon me that caste reservation is not a good thing, rather the reservation should be on economic grounds। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि SC ST में भी बहुत जन भी privileged है, they are much richer than a general candidate, right, they have much more they have much more facilities than a general candidate। so this thing should be abolished by now, right। इसको खत्म कर देना चाहिए। this reservation based on reservation should be there, reservation should be there, but criteria कुछ different होना चाहिए, not based on caste। अब हम लोग क्या देखेंगे, आर्टिकल 47 क्या बोलता है, ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का बात करता है, एंड टू इंप्रूव पब्लिक हेल्थ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो न्यूट्रिशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का बात कौन करता है, आर्टिकल 47 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें ये भी आ जाएगा, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, ये भी आपका गांधीयन प्रिंसिपल्स में आता है, क्योंकि गांधी जी क्या करते थे, ये हेल्थ के ऊपर बहुत ध्यान देता था ऑफ द मासेस। जो लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसका हेल्थ का बारे में बहुत ध्यान देता था, और जो ये प्रोपेगेट करता था कि दारू ये सब नहीं पीना चाहिए, लाइक यू शुड नॉट कंज्यूम वाइन, अल्कोहल, ये सब नहीं कंज्यूम करना चाहिए, और ड्रग्स भी नहीं कंज्यूम करना चाहिए। तो कुछ कुछ स्टेट ड्राई स्टेट डिक्लेयर किया गया था। ड्राई स्टेट मतलब कौन कौन से स्टेट जिसमें ये पूरा बैंड हो चुका है, राइट। लेकिन देखिए कौन कौन से, गुजरात, बिहार, ये सब में बैंड हो चुका है। लेकिन आप लोग को फिर भी अगर गुजरात जाओगे तो यू विल गेट दिस, मतलब फिर भी उधर चलता है ये सब। लाइक मैं कुछ दिन पहले एक पोस्ट देख रहा था फेसबुक पर, उधर एक आदमी बोल रहा था, हाँ हम लोग को तो बिंदास मिल जाता है, ऐसे करके कुछ रिपोर्टर को बता रहा था, हम लोग को तो ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। तो दिस थिंग शुड नॉट बी देयर, इसमें इम्प्लीमेंटेशन का काम आता है कि हम लोग को जितना भी लॉस है, या भी लॉ का अंडर आ गया, लाइक दिस हैज गॉन इनटू लीगल सैंक्शन। तो अगर गुजरात ये सब स्टेट में अगर कोई लाइक सेलिंग एंड परचेजिंग कर रहा है, तो दैट पर्सन कैन बी स्यूड इन कोर्ट। लेकिन हम लोग देखते हैं कि दे आर ओपनली डूइंग दिस, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन का बहुत दिक्कत है, राइट। इम्प्लीमेंटेशन में भी दिस इज बिकमिंग अ ह्यूज प्रॉब्लम। तो ये तो देखिए इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स और ड्रग्स ये सब बैंड होना चाहिए फ्रॉम सोसाइटी, राइट। ये हम लोग को समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, आर्टिकल 47 को ध्यान रखना, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करता है, आपको यही ध्यान रखना है। अब हम लोग क्या देखेंगे, आर्टिकल 48, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री। तो किसके बारे में बात करते हैं, काउ, काफ्स, अदर मिल्स, ड्रॉट काफ, इसका स्लॉटर भी बैंड हो चुका है, जैसे महाराष्ट्र में ये सब बैंड हो चुका है, राइट। कुछ कुछ स्टेट में बैंड हो चुका है।
और किसके बारे में बात करता है, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। और देखिए ये क्वेश्चनेबल हो सकता है कि बस काऊ के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों लिखा गया था। जो हमारे जो कल्चर है उसमें क्या था ना कि काऊ को गॉड क्यों मानता है। देखिए अ, हम लोग क्या करते हैं, काऊ से मिल्क, वी कंज्यूम मिल्क फ्रॉम काऊ, और हम लोग अपना मदर से भी मिल्क कंज्यूम करते हैं, वी ऑल्सो कंज्यूम मिल्क ऑफ अ मदर। तो वी ऑलवेज ट्रीट काऊ एज अ मदर, और काऊ का जो हर पार्ट है, एवरी पार्ट राइट comes from the excretion, everything is used as a useful product। मतलब काऊ का हर चीज एक यूजफुल प्रोडक्ट हिसाब से यूज होता है, इसलिए हम लोग काऊ को एज गॉड मानते हैं, राइट। और काउ स्लॉटर शुड बी बैंड, क्योंकि वी कंज्यूम मिल्क ऑफ काउ एंड वी ऑल्सो कंज्यूम मिल्क ऑफ अ मदर। सो हम लोग काउ को एज मदर देखते हैं, गौ माता, राइट। तो दिस थिंग शुड बी बैंड, प्रोहिबिटिंग द स्लॉटर ऑफ काउस एंड काफ्स एंड अदर मिल्क एंड ब्रॉड कैटल। ये भी कुछ कुछ स्टेट में इंप्लीमेंट हो चुका है। और एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री इन मॉडर्न, ये अभी मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइफ में करना चाहिए, राइट। जैसे एज ओल्ड मेथड काम नहीं आएगा, इसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, लेकिन अभी हाई यील्डिंग सीड्स आया है। तो देयर आर मेनी थिंग्स, राइट। और इन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स में एग्रीकल्चर करना चाहिए, जैसे जैसे इंप्रूवमेंट होता है। ये आर्टिकल 48 बताता है। तो इसमें भी एग्रीकल्चर रिलेटेड आप कोई भी ऐसे या कुछ कुछ में भी आप कोट कर सकते हो, राइट। कोई भी आंसर्स में कोट कर सकते हो आर्टिकल 48। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, आर्टिकल 48 है, ये हम लोग देख चुके थे, इन्वायरमेंट के बारे में बताता है एंड सेफगार्डिंग द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, इन्वायरमेंट इंप्रूव करने के बारे में बताता है, ये भी आप जीएस3 में कोट कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आर्टिकल 49, ये क्या बताता है, मॉन्यूमेंट प्लेस या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जो भी आपका नेशनल इंपॉर्टेंस का है। जैसे आपका जो रेड फोर्ट हो गया, उधर हम लोग देखे थे, रेड फोर्ट में बहुत जो इंडिपेंडेंस डे में, इंडिपेंडेंस का बिफोर फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत इंपॉर्टेंट कुछ ये हुआ था, राइट, इंसिडेंस हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंस हुआ था। तो उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, स्टेट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, राइट। फ्रॉम किससे प्रोटेक्ट करना चाहिए, फ्रॉम स्पॉइलेशन, स्पोलिएशन, डिसफिगरमेंट, डिस्ट्रक्शन, रिमूवल, डिस्पोजल और एक्सपोर्ट। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई रेड फोर्ट को जाकर बेच दे रहा है, स्टेट शुड कम ओवर देयर, राइट। जिसे आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस का घर हो गया, रविंद्रनाथ टैगोर का घर, लाइक आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, तो उसमें क्या हुआ था कि सम बिजनेसमैन वांटेड टू सेल दैट हाउस ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड रविंद्रनाथ टैगोर। फिर हमारा जो चीफ मिनिस्टर था बंगाल का, विधान चंद्र राय, ही केम एंड मतलब वो स्टेट का अंडर कर दिया, मतलब दैट इज नाउ द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट, तो कोई भी उसको बेच नहीं सकता है अब, राइट। द हाउसेस ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड रविंद्रनाथ टैगोर, राइट, कुछ बिजनेसमैन दे वांटेड टू सेल दैट हाउस। तो ये सब स्टेट का फंक्शन है कि वो उनको प्रिजर्व करके रखे, क्योंकि उन्होंने इतना योगदान दिया है फॉर आर फॉर द फ्रीडम्स ऑफ ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ अ नेशन, फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ अ नेशन, इतना ये योगदान दिया है कि वी कैनॉट हम लोग उनको इग्नोर नहीं कर सकते, राइट। वी मस्ट प्रोटेक्ट द मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। आई होप आपका आर्टिकल 49 समझ में आ गया। अब हम लोग आर्टिकल 50 देखेंगे, इससे यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा आपका, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। अगर जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव सेपरेट नहीं होता है तो उसमें क्या होगा आपका, इसमें बहुत करप्शन हो जाएगा, राइट। एग्जीक्यूटिव कुछ लॉ कर रहा है, इंप्लीमेंट कर रहा है, और जुडिशियरी, अगर जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव से चुनकर आता है, तब इसमें करप्शन बहुत सारा घोटाला हो सकता है, राइट। तो ये सेपरेशन का बात कौन करता है, आर्टिकल 50। आपको जो येलो हम हाईलाइट कर दिया, आपको ये याद रखना है, राइट, इधर से काम बन जाएगा। और ये क्या, आर्टिकल 51, ये आपको ध्यान रखना है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये आप लोग जीएस2 में इंटरनेशनल रिलेशंस में भी देखोगे, और ये चीज आप कोट कर सकते हो अगर इंटरनेशनल रिलेशंस का बात मांगा है तो, राइट। इसमें क्या बोलता है, प्रोमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस, ये सब होता है। और आपको इंटरनेशनल लॉ और कोई भी ट्रीटी ऑब्लिगेशन को रेस्पेक्ट करना चाहिए इन डीलिंग्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पीपल। और आपको इंकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटर, मतलब जितना भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हो, राइट, लॉस, सॉरी, वार से पहले आपको आर्बिट्रेशन मतलब बातचीत से आपको हल करना चाहिए, राइट। राइट, ये सब आपको देखना चाहिए कि आपको जितना हो सके, नो नेशंस वांट्स वार, राइट, कोई भी नेशन युद्ध नहीं चाहेगा। तो आपको कोशिश करना पड़ेगा जितना बातचीत से चीजें हैंडल हो सके। नेक्स्ट हम लोग क्या क्या देखते हैं, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ डीपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। हम लोग अभी तक बात कर रहे थे कि कौन कौन सा इंप्लीमेंट हुआ है, नहीं हुआ है, तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। प्लानिंग कमीशन, राइट, पूरा ये क्या करता है, पूरा प्लान करता था कि क्या क्या होना चाहिए। और ये अबोलिश करके अभी नीति आयोग आ चुका है, जो नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये लोग प्लान करता है, फिर स्टेट को बताता है यू शुड वर्क लाइक दिस, ये बाइंडिंग नहीं होता है, दे ओनली एडवाइस। तो ये लोग बताते हैं स्टेट को यू शुड वर्क लाइक दिस। फिर लैंड रिफॉर्म्स आ जाता है, पहले जमींदारी सिस्टम था, अब टेनेंट एक्ट आ चुका है, राइट। अब मतलब अगर कोई कितना, राइट, 10 to 12 years अगर कोई जगह पर रह रहा है, देन यू कैनॉट
यू कैन नॉट वकेट दैट प्लेस, मतलब वो उनका हो जाता है। तो ये लैंड रिफॉर्म्स भी आ चुका है फॉर द कलेक्टिव वेलबींग ऑफ द पीपल। फिर हम लोग देखते हैं मिनिमम वेजेस एक्ट आ चुका है, जैसे हम लोग बात किए थे ना मिनिमम वेजेस, फिर लिविंग वेज का बात किए थे, तो मिनिमम वेजेस एक्ट आ चुका है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आ चुका है जो हम लोग बात किए थे अभी ड्यूरिंग द गेस्टेशन पीरियड, और नेशनलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो चुका है। जितना रिसोर्सेज आपका नेशनलाइज होगा उतना आपको वेलबींग होगा, राइट, जितना रिसोर्सेज नेशनलाइज होगा उतना वेलबींग होगा। और क्या है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, ये हम लोग देखे थे, प्रोमोट फ्री एंड लीगल एड टू द पीपल। फिर ये खदी से रिलेटेड है, केवीआईसी, ये भी आ चुका है, गांधी प्रिंसिपल को ये फॉलो करता है। और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फिर पंचायती राज सिस्टम, फिर नेशनल कमीशन फॉर डिप्राइव सेक्शन, ये दोनों क्या है, गांधी प्रिंसिपल्स को। फिर रिजर्वेशन, ये भी गांधी प्रिंसिपल। फिर क्या है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये क्या है, आर्टिकल 50 जो था ना, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, दैट थिंग, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। फिर क्या है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, और क्या है, पंचशील, ये क्या है, आर्टिकल जो 51 था हमारा इंटरनेशनल रिलेशन रिलेटेड, दैट इज देयर। फिर नॉन अलाइनमेंट, ये भी आर्टिकल 51, लॉ टू प्रोहिबिट स्लॉटर ऑफ काउस, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आप लोग ये लिख सकते हो, अगर आपसे पूछा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का फायदा क्या है, तो आप लोग लिख सकते हो कि सरकार फ्रॉम टाइम टू टाइम ये सब बनाता है। पहले आप लोग लिख सकते हो कि इकोनॉमिक कंडीशन इंडिपेंडेंस का टाइम उतना अच्छा नहीं था, इसलिए हम लोग वो फंडामेंटल टाइम्स में नहीं डाल पाए थे, लेकिन स्लोली बाय स्लोली सरकार इंप्लीमेंट कर रहा है। लाइक आप लोग एग्जांपल दे सकते हो इसका, राइट, ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ क्रिटिसिज्म, ऑब्वियसली क्रिटिसिज्म होने वाला डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का। एक तो है कि इसका कोई लीगल फोर्स नहीं है, जैसे हम लोग डिस्कस किए थे कि बहुत कुछ लीगल होना चाहिए, मतलब दोस आर द बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, आपका हेल्थ बेसिक नीड्स है, एजुकेशन बेसिक नीड्स है, लेकिन आप उस रिलेटेड कोर्ट में नहीं जा सकते हो। तो दिस इज वन ऑफ द क्रिटिसिज्म। फिर ये इलॉजिकली अरेंज्ड है, जैसे हम लोग देखे थे कि गांधीयन प्रिंसिपल्स के बीच में 40 से स्टार्ट होता है, फिर बीच में 2 आर्टिकल गायब है। तो इसको प्रॉपरली अरेंज करना चाहिए था बेस्ड अपॉन देयर डायरेक्शन, राइट, बेस्ड अपॉन द डायरेक्शन एंड इंटेंट। जो भी उनका कंटेंट है और जो भी इंटेंट है, मतलब जो भी वो करना चाहता है उनको प्रॉपरली अरेंज करना चाहता है। जैसे जो भी आपका हेल्थ रिलेटेड है एक साथ अरेंज करना चाहिए था, फिर एजुकेशन रिलेटेड एक साथ, ऐसे करके अरेंज करना चाहिए था, राइट, जो अरेंज नहीं है, इसलिए ये इलॉजिकली अरेंज है। और ये कंजर्वेटिव है, मतलब ये लोग ज्यादा मॉडर्न हिसाब से बात नहीं करते, मतलब डज नॉट टॉक अबाउट द मॉडर्न सोसाइटीज। मतलब ये एक दो आर्टिकल हम देख चुके जिसमें क्या बोलता है, ऑन बेस्ड ऑन मॉडर्न साइंटिफिक लाइंस एग्रीकल्चर होना चाहिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स क्या है कि इट टॉक्स अबाउट द कंजर्वेटिव मेथड्स, राइट। और इसमें हम लोग देख चुके थे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट होता है, जैसे हम लोग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी लेक्चर के स्टार्टिंग में देखे थे। तो ये 4 आपको ध्यान रखना, क्रिटिसिज्म ऑफ द डीपीएसपी, इसको आप लोग एलाबोरेट करके लिख सकते हो गिविंग एग्जांपल्स। अब हम लोग कुछ डायरेक्टिव्स देखेंगे जो डीपीएसपी का बाहर है। एक है इंस्ट्रक्शंस इन मदर टंग, जो आर्टिकल 350 ए में आता है, राइट। इंस्ट्रक्शंस ऑफ मदर टंग किस में आता है, आर्टिकल 350 ए। इसमें क्या बोला जाता है, देखिए मतलब इंस्ट्रक्शंस इन मदर टंग, मतलब जो भी एजुकेशन हो वो मदर टंग में होना चाहिए, दैट कम्स अंडर आर्टिकल 350 है। और डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, ये भी किस में आता है, ताकि ये जो कल्चर है हिंदी लैंग्वेज है, स्टेट को क्या डायरेक्ट करता है, ताकि द हिंदी लैंग्वेज रिमेन्स इन द कल्चर। तो ये किसके तहत आता है, आर्टिकल 351। और जो भी क्लेम्स ऑफ एससीज एंड एसटीज इन द सिविल सर्विस, वो किसके तहत आता है, आर्टिकल 355, राइट। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये तीनों क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में इंक्लूड नहीं किया गया है। आई एम सॉरी, दिस शुड बी आर्टिकल 335, राइट, ये आप लोग ठीक कर लेना, आर्टिकल 335 होगा। तो ये 3 चीज क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में इंक्लूड नहीं किया गया है, लेकिन क्या है, ये आउटसाइड द पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इससे भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि आउटसाइड द पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसमें कौन सा डायरेक्टिव है, राइट, ये भी आपसे पूछ सकता है कौन सा आर्टिकल डायरेक्टिव है। तो गाइस बस लेक्चर खत्म हुआ, ये वाला थोड़ा लंबा लेक्चर था, आई होप आपका पूरा क्लियर हो गया, लेक्चर में बहुत सारा कुछ याद हो गया। आप लोग लेक्चर फिर से देख सकते हो, नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, और इंस्टा में भी हमें फॉलो कर सकते हो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, हम लोग मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आपका ध्यान, टेक केयर, गुड बाय।